नमस्ते। स्टडी विथ सौर्य में आपका स्वागत है। अभी आगे चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? व्यक्ति गति पढ़ रहे थे, उसमें से सब कुछ थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई थी। अभी हमें आगे हमें क्या पढ़ना है? एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल। क्या पढ़ना है? एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। ठीक है, व्यक्ति गति में कैसे कैसे एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या लिखा है? समान व्यक्तिगत में कौन सी राशि नियत रहती है? ऑप्शन दिए गए हैं वेग, त्वरण, चाल और संवेग। हमें पता है जो समान व्यक्तिगति होती है, जब हम लोग कोई व्यक्ति गति है, इसमें हमने क्या पढ़ा था? वेग और त्वरण हमेशा बदलते रहते हैं। और संवेग क्या होता है? संवेग पी बराबर क्या होता है? एमवी क्या? ये क्या है? वेग है। अगर वेग परिवर्तित रह रहा है तो संवेग भी परिवर्तित हो रहा है, यानी कि केवल एक चाल है जो परिवर्तित नहीं हो रही, क्योंकि ये अदिश राशि है। दिशा से कोई लेना देना नहीं है। समान तो गति है। अब देखो एक चीज और है, समान व्यक्ति गति है ना, समान व्यक्ति गति तो है, लेकिन समान व्यक्ति गति का मतलब क्या है? समान वृत्तीय गति, समान व्यक्ति गति का मतलब क्या है कि इनका जो परिमाण है ना, परिमाण वो तो नहीं बदल रहा है। ठीक है, जैसे 4 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर चल रही है तो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ही चल रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? हर जगह पे इसकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो वेग की बदल रही है, इसलिए वेग परिवर्तित है। ऐसे त्वरण परिवर्तित है, लेकिन जो समान व्यक्तिगत है उसमें क्या नहीं है? चाल नहीं है। चाल परिवर्तित मतलब चाल है, लेकिन चाल परिवर्तित क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसकी दिशा नहीं परिवर्तित हो रही, उसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण तो 4 मीटर पर सेकंड ही है ना, और दिशा होती नहीं चाल में, इसलिए उसकी चाल परिवर्तित नहीं होगी। ठीक, आगे क्या लिखा है? समान व्यक्तिगति में त्वरण की दिशा होती है। हमेशा याद रखना कि समान व्यक्तिगति अगर हो रही है तो हमने क्या पढ़ा था कि जो अभिकेंद्र बल होता है वो किसकी होता है? केंद्र की ओर। तो कौन कौन से? अभिकेंद्र बल और त्वरण, दो क्या होता है? इसकी दिशा के त्रिज्या के अनुदिश, या कह सकते हैं केंद्र की ओर होती है। ठीक है, ऑप्शन दोनों दिए जा सकते हैं, तो इसमें क्या है? केंद्र की ओर दिया गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया गया व्यक्ति गति में कण की चाल नियत रहने का कारण है। बल शून्य होता है, बल वेग के समांतर होता है, बल वेग के लंबवत होता है, बल का भाव होता है। हमेशा याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछा गया है तो बल क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है, किसके? वेग के। क्यों? देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं वेग देखूं तो वेग ऐसे होगा, वेग v। कोई पिंड चल रहा है ऐसे तो वेग क्या है? यहाँ पे v होगा, लेकिन जो अभिकेंद्र बल है वो क्या? अंदर की ओर होगा, तो इनके बीच में कितने अंश का कोण है? 90 डिग्री का। कितने अंश का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो यही ऑप्शन होगा कि जो वेग और बल के बीच में कितना होता है कोण? 90 डिग्री का होता है, इसीलिए जो चाल है वो नियत रहती है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? अब अपकेंद्री बल किस संदर्भ तत्व में दिखाई देता है? अगर अपकेंद्री बल की बात की गई, कौन सी अपकेंद्री बल की? तो आजड़त्ती में होगा हमेशा। किसमें? आजड़त्ती में, याद रख लो। जो अपकेंद्री बल होगा वो आजड़त्ती तंत्र में दिखाई देगा। आगे है, यदि व्यक्तिगत की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसकी तो अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा? देखो, अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है? बराबर mv²/r। अब क्या उसने बोला है कि त्रिज्या कितनी कर दी? दोगुनी। अगर त्रिज्या को मैं 2r कर दूं तो आधा नहीं हो जाएगा? अगर f1 की वैल्यू इतनी थी, f2 निकालना, इसमें वेग बराबर है, द्रव्यमान बराबर, लेकिन त्रिज्या कितनी हुई? 2r हो गई, तो इसकी जगह पे मैं f नहीं लिख सकता हूँ, f1/2। तो बल कितना हो जाएगा? पहले से आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हो गया, इसमें तो ज्यादा कुछ था नहीं। इसके बाद क्या लिखा? समान व्यक्ति गति में कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग क्या होता है? नियत होता है। समान व्यक्ति गति कर रहा है, जैसे मान लो इसमें समान व्यक्ति गति कर रहा है, इसमें क्या है? समान व्यक्ति गति है। तो ये बताओ, 4 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा है, तो कोणीय चाल क्या होती है? कोणीय विस्थापन मतलब 10 सेकंड में, अगर 10 सेकंड में ये मान लो 30 डिग्री चलता है, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, तो अगले 10 सेकंड में भी 30 डिग्री चलेगा, फिर अगले 10 सेकंड में 30 डिग्री चलेगा। कुल मिला जो कोणीय वेग होगा वो समान होगा। जब समान व्यक्ति गति है, समान व्यक्ति गति है, तो उसका कोणीय वेग क्या होता है? नियत होता है, क्योंकि वो समान समय में समान कोण चल रहा होता है। ठीक है, आगे दिया गया है, कार वृत्ताकार मोड़ पर बाहर की ओर से चलती है क्योंकि अभिकेंद्र बल कम पड़ जाता है। देखा है ना, जब तेज मान लो बहुत तेज कार है, मोड़ पे मुड़ रही है, तो क्या होता है?
फिसल जाती है, उधर तो पूरे रोड के बाहर चली जाती है। ऐसे मान लो है, ऐसे मोड़ है, ऐसे कार आई एकदम बहुत तेज थी तो वो पीछे गिरी जाके वहां पे। क्यों गिरती है? क्योंकि उसका जो अभिकेंद्र बल चाहिए होता है ना, घूमने के लिए जो एक बल चाहिए होता है, जो अंदर की तरफ बल, वो नहीं मिल पाता है उसको, अभिकेंद्र बल क्या कम पड़ जाता है। बैंकिंग वाली सड़क का मुख्य उद्देश्य होता है, बैंकिंग क्या होती है? सबसे पहले बैंकिंग, बैंकिंग में मैंने समझाया था ना कि एक तरफ रोड को ऊंचा कर देते हैं, एक तरफ रोड को नीचा कर देते हैं। जैसे मान लो ये गाड़ी चल रही है, एक तरफ ऐसे मुड़ने के लिए, अगर इधर मुड़ना है ऐसे, तो इधर वाली रोड को ऊंचा कर देंगे, इधर वाले को नीचा कर देंगे। इसको क्या कहते हैं? बैंकिंग बोलते हैं इस चीज को। क्या कहते हैं? बैंकिंग। तो रोड की बैंकिंग समझ में आ गया? बैंकिंग मतलब एक तरफ ऊंचा को रोड को ऊंचा बनाना, एक तरफ नीचा बनाना, उसको बैंकिंग बोलते हैं। तो बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि स्पीड में आ रहा है तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, तो क्या है, हम मोटरसाइकिल को झुका देते थे, इसको तो झुका नहीं सकते कार को, तो इसलिए हमने रोड को उठा दिया हल्का सा। तो उसको किस लिए उठाया है? बैंकिंग। बैंकिंग किस लिए की है? क्यों? ताकि अभिकेंद्र बल उपलब्ध हो पाए, उसको अभिकेंद्र बल मिल पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर वृत्त के सबसे ऊपरी बिंदु पर न्यूनतम वेग कितना होता है? मैंने पढ़ाया था, सबसे उच्चतम वेग पर क्या होता है? यहाँ पे अगर वेग की बात की जाए, वी बराबर कितना होता है? √rg। और अगर निम्नतम वेग की बात की जाए, यहाँ पे निम्नतम बिंदु की, तो √5rg। ये तो होता है, उच्चतम बिंदु पर हो जाता है √rg और निम्नतम बिंदु पर √5rg हो जाता है। ठीक है, अब कह दिया गया व्यक्तिगत में किया गया कुल कार्य होता है, व्यक्तिगत में किया गया कुल कार्य होता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अनंत। सबसे दोनों चीज से मैं समझाता हूँ। बल बराबर क्या होता है? W बराबर हमने Fs cos थीटा पढ़ा है। ठीक, अब देखो F तो हो गया बल, तो मान लो अभिकेंद्र बल ले लिया। लेकिन S जो होता है वो विस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन। अब कोई चीज यहां से चलती है इस बिंदु से, ऐसे घूम के इसी बिंदु पे आ जाती है, तो विस्थापन कितना होगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, 10 मीटर गया और वापस 10 मीटर आ गया यहीं पे, तो इसका जो दूरी है वो कितनी दूरी होगी? 10 गया 10 आया, 20 मीटर होगी। लेकिन ये अगर विस्थापन पूछ लोगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जब उसी बिंदु पे आ गया तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 0 होगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए विस्थापन क्या है? यहीं से चलना शुरू किया, यहीं पे आ गया वापस, तो विस्थापन कितना हुआ? 0। अगर ये 0 हो गया तो कार बराबर क्या आ जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा? यहाँ पे अगर 0 रख देंगे तो एक समान व्यक्तिगत में किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। आगे क्या कह रहा है? यदि कण की चाल दोगुनी कर दी जाए तो अब केंद्र बल क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको भी कर लेंगे। उसकी जो चाल है वो कितनी कर दी गई है? दोगुनी। पहले अब केंद्र बल कितना था? F बराबर mv² था। अब क्या है? v2 कितना कर दिया? 2v, दोगुनी कर दी है, तो F2 बराबर कितना आ जाएगा? m2v² तो दोनों 4, 4mv²/r। इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? F लिख देंगे तो 4f, मतलब कि 4 गुना हो जाएगी। समझ में आया नहीं यार? कि जो आपका बल है, अगर उसकी जो वेग है, अगर वेग है किसी पिंड का, उसका अगर 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? आपके अंदर 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि v² होता है, इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे कह रहा है समान व्यक्तिगत में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चाल व वेग दोनों नियत रहते हैं, गलत है, क्योंकि वेग चेंज होता रहता है। वेग नियत रहती है, चाल परिवर्तित रहती है, ये भी गलत है, क्योंकि वेग नियत नहीं रहता, चाल नियत रहती है और वेग परिवर्तित होता रहता है। तीसरा नंबर सही दिया है, चाल नियत रहेगी और वेग परिवर्तित होता रहता है। हमें पता है चाल नियत रहती है और वेग परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित क्यों हो रहा है? क्योंकि वेग की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो चेंज होती जा रही है। कोणीय वेग का इकाई मात्रक रेडियन पर सेकंड। हमें कोणीय वेग पता है, कोणीय वेग ओमेगा और क्या होता है? डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। थीटा का क्या होता है? रेडियन, क्योंकि ये एंगल है, कोण है, बट इसका हो गया सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। 15 नंबर कह रहा है कार यदि कोण पर क्रांतिक वेग से अधिक से चले तो
बाहर कहाँ की ओर, अंदर की ओर झुकेगी, बाहर की ओर फिसलेगी, रुक जाएगी, ऊपर उठेगी। ठीक है। कार यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा मुड़ती है, यहाँ पे मान लो अगर मुड़ रही हो क्रांतिक कोण से, क्रांतिक वेग क्या होता है, मैंने बताया था ना कि ऊर्ध्वाधर गति बनाए रखने के लिए क्रांतिक वेग होता है। अगर क्रांतिक वेग से ज्यादा से मुड़ेगी तो क्या होता है, याद करने का कुछ तरीका नहीं है। सबसे आसान तरीका, अपने गांव में या अपने टीवी में या कहीं देखा होगा कि जब भी कार मुड़ती है, खुद सोचाओ, खुद से सोचो, अगर कार मुड़ेगी, ऐसे मुड़ रही है, ज्यादा तेज है, तो कहाँ से वो पलटने के चांस रहते हैं। ऐसे जैसे मान लो ये गाड़ी मुड़ रही है, पलटने के चांस रहेंगे, ऐसे मुड़ी और ज्यादा क्रांतिक वेग से ज्यादा है तो ऐसे ऐसे पलटेगी, क्या ऐसे, तो नीचे जो फिसलने के चांस रहेंगे, बाहर की ओर क्या है, फिसल रही है, बाहर की ओर फिसल रही है, ऐसे उसको क्या बोलोगे, बाहर की ओर फिसलना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रांतिक वेग से ज्यादा से मुड़ रही है तो जो कार है वो क्या है, फिसलेगी बाहर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर थोड़ी ना आ जाएगी। अगर तेजी से मुड़ रही है तो बाहर की ओर ही जाती है ना। इसलिए पढ़ कर समझो। अपने गांव देहात में या अपने यहाँ शहर में देखोगे, जब गाड़ी वाड़ी मुड़ते हुए या खुद चलाते हो तो खुद ही समझ में आएगा ना। जब तेजी से मुड़ो तो ऐसी गाड़ी वो बाहर की तरफ भगती है तो क्या है, बाहर की ओर फिसलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी आगे आते हैं। लिखा है एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, उसमें त्वरण संभव है। ठीक है, अचर चाल से चल रहा है तो त्वरण संभव है, किसमें है, केवल वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में ही त्वरण होता है अगर अचर चाल से चल रहा है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या होता है, वेग और त्वरण दोनों ही परिवर्तन नियत रहते हैं, गलत है। त्वरण और चाल नियत रहते हैं किंतु वेग परिवर्तित होता है, ये भी गलत है। समान वृत्तीय गति अगर चल रही हो तो क्या क्या होता है, आपका वेग भी परिवर्तित होता है और त्वरण भी परिवर्तित होता है। वेग भी परिवर्तित होता है, परिवर्तित, और त्वरण भी सेम, दोनों परिवर्तित होते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है, एक कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, कण का त्वरण है। मैंने बताया था ना आपको कि जो त्वरण होता है वो कहाँ होता है, अंदर की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। चाहे इसको केंद्र की ओर बोल दो, दोनों चीजें बोल सकते हो, केंद्र की ओर या त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश। अगर पेपर में पूछा जाता है या पेपर में आता है कि जो त्वरण है उसकी दिशा क्या है, तो केंद्र की ओर है। अगर केंद्र की ओर नहीं है ऑप्शन, तो क्या है, त्रिज्या के अनुदिश, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या होती है, ऐसे याद रखो, त्रिज्या तो होती है, तो त्रिज्या के अनुदिश होता है। ठीक है, त्वरण का। और इसमें अगर ये पूछ दे कि वेग की डायरेक्शन क्या होती है, वेग की दिशा क्या होती है, तो देखो वेग हर जगह बदल रहा ना, तो ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो वेग की जो दिशा होती है किसकी होती है, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा। जहाँ पे वेग है वहां पे स्पर्श रेखा खींच दो, वही दिशा हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया। वेग की अगर बात की गई, त्वरण की गई तो केंद्र की ओर होगा या त्रिज्या के अनुदेश होगा। आगे चलते हैं। आगे दिए गए किसी स्थान पर वृत्ताकार मोड़ वाले किसी मार्ग पर एक कार चल रही है। जब कार मार्ग में के वृत्ताकार भाग पर आती है तब उसके पहिए थोड़े से ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान से समझो क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं समझने लायक। जैसे मान लो ये मोड़ है, मैं समझाता हूँ, ये मोड़ है, यहाँ से तुम जा रहे हो, ठीक है, ऐसे मान लो है, ये कार है और चल किस साइड में रही है, इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ चल रही। ध्यान समझो, जैसे ही तुम ऐसे मान लो मुड़ते हो, कैसे मुड़ते हो, ऐसे जा रहे हो, मान लो एग्जाम्पल लो, ऐसे जा रहे हो, किधर मुड़ रहे हो, इधर की तरफ, इधर की तरफ। अगर बहुत तेज तुम्हारी कार होगी तो कार कैसे पलटेगी, ध्यान सुनो, कार ऐसे पलटेगी ना। अगर मैं ऐसे मुड़ रहा हूँ, एक सोचो, मैं अगर ऐसे मुड़ रहा हूँ तो कार कैसे पलटेगी, ऐसे पलटेगी ना, ऐसे। खूब तेज से आया ऐसे, तो पलटने की डायरेक्शन क्या होती, ऐसे होती ना। तो जो अंदर वाले पहिए हैं, इधर अंदर वाले पहिए, इधर बाहर वाले, अंदर वाले पहिए क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। तो कभी भी हो तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप प्रैक्टिकली समझो कि जब भी ऐसे मुड़ते हैं, ये मुड़ रहे हैं, तो क्या अंदर वाले पहिए पहले उठेंगे, अंदर वाले पहिए पहले उठेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर किसी वृत्ताकार मोड़ में आ रही है तो अंदर वाले पहिए पहले उड़ जाते हैं। अगर तेज है उतनी तेज है, अगर घूमेगी नहीं तो पलटेगी या फिसलेगी तो ऊपर अंदर वाले जो पहिए हैं पहले उड़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है, आकाश में उड़ता हुआ एक
वायुयान क्षैतिज पर यू मोड़ ले रहा है, ऐसा करते समय उसके पंख क्या होंगे? क्षैतिज रहते हैं, ऊर्ध्वाधर रहते हैं, अंदर की ओर झुकते हैं और बाहर की ओर झुकते हैं। एक चीज बताओ, जब हम लोग मुड़ते हैं तो बताया था ना, झुकाते हैं। ऐसे मुड़ रहे हैं तो ऐसे झुकाएंगे इस साइड में, ऐसे मुड़ रहे हैं तो ऐसे झुकाएंगे। तो ऐसे चाहे प्लेन मुड़े या कुछ भी मुड़े, क्या है, तो झुकाना पड़ेगा। क्लियर? तो जब हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसको अगर मुड़ना है तो अंदर वाले पंख को झुकाना पड़ेगा अंदर की ओर। क्लियर? ऐसे इधर मुड़ रहा है तो इधर की ओर अंदर की ओर मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, अंदर की ओर हल्का सा झुकाना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अंदर की ओर झुकाना पड़ेगा। अब याद हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? अब क्या है, जब वृत्त को, अच्छा, जब मतलब माठा को मथा जाता है एक प्रकार से, वही दही को मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है। इसका क्या है, अपकेंद्री बल हमने पढ़ाया था, क्रीम से दही निकालना, वो मक्खन निकालना। वही है कि क्रीम से अगर क्रीम को मथा जाता है तो उससे क्या मक्खन अलग होता है, उसकी कौन सी क्रिया होती है, किस क्रिया की वजह से? अपकेंद्र बल की वजह से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई कार किसी वृत्ताकार मोड़ वाली सड़क पर क्रांतिक वेग से अधिक गति करती है तो फलस्वरूप क्या होता है? अंदर वाले पहिए सड़क को पहले छोड़ेंगे। ये ऑप्शन तो अभी पढ़ा ही था, जब क्रांतिक कोण से ज्यादा मुड़े तो अंदर वाले पहिए क्या है, पहले छोड़ेंगे, ऐसे पलटने की कोशिश करेगा ना, और जो जो इसके हैं अंदर वाले पहिए को क्या है, पहले छोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, बाहर वाले पहियों पर क्रांतिक वेग के साथ घटती है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, बाहर वाले पहियों पर क्रांतिक वेग के साथ घटती है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रतिक्रिया वेग होता है वो बाहर वाले पहिए पर लगेगा। ठीक है, आगे क्या होता है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ याद नहीं करना है, अपने घर गांव में तुम सोचो कि कार गिरती, मतलब मोड़ पे गिरती है जो, तो फिसलती कैसे, ऐसे पर रपटती है ना, बाहर की ओर बल लगता है। पहली बात तो एक ऑप्शन ये हो गया। अगर फिसलने की बात की थी किधर, बाहर की ओर। अगर पलटने की बात की गई तो पलटेगा कैसे, जब जो अंदर वाला है वो पहले उठेगा, ऐसे अंदर वाला पहिया, तो अंदर वाला पहिया हमेशा क्या है, वैसे वो ऊपर की ओर उठता है। और अगर मुड़ने की बात की गई तो हम क्या है, झुकाते हैं। झुकाते हैं तो किधर, अंदर की ओर। कहीं भी ऑप्शन है तो अंदर की ओर लिख देंगे। क्लियर हो गया? आगे दिया गया है, क्षैतिज वक्र में नियत चाल से घूमती वस्तु में नियत रहता है, वेग त्वरण दोनों चेंज होते हैं, बल भी चेंज होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं चेंज होती है। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा है वो नहीं चेंज होती, क्योंकि गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। अगर तो अगर जो वेग है वो माइनस में भी होता है तब भी स्क्वायर स्क्वायर होकर प्लस हो जाता है, इसलिए क्या है, गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है। अब आगे क्या कह रहा है, एक पिंड पर एक नियत बल आरोपित है जिसकी दिशा सदैव पिंड के वेग के लंबवत है, तो सरलतम गति कर रहा है, तो क्या होगा? कण का वेग नियत रहता है, कण का त्वरण नियत रहेगा, कण वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। तो क्या है, वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, क्योंकि इसने क्या कहा है, वेग और जो बल है वो सदैव एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। इधर ध्यान से देखें हम, जब मैंने बताया था तुम्हें, एक जो अब केंद्र बल है वो क्या है, हमेशा अंदर की ओर लगता है, और ये जो वेग होता है वो बाहर की ओर हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर भी बात करें, अब केंद्र बल अंदर की ओर, वेग क्या होगा यहाँ पे, तो दोनों के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब जो बल है और जो वेग है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, वी चाल से आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान गति करते हुए एम द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला अपकेंद्र बल। ये तो सीधा फार्मूला पूछ दिया। फार्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब केंद्र बल का फार्मूला क्या होता है, बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, चलो इतने हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझने का है, दो चार फार्मूले ही हैं इसमें, और बस समझने वाली बात नहीं। फिजिक्स को बस अपने हिसाब से अगर समझोगे, जैसे अपने आसपास चल रहा है वही फिजिक्स है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कार वाला है, वो अगर वो वाला कॉन्सेप्ट समझ गया कि भैया जब भी मोड़ पे जाती है तो फिसलेगी बाहर की ओर, तो एक आंसर ये हो गया। पहिए उठने का, पहिए पीछे वाले, पहले पिछले वाले उठते हैं पहिए, ये हो गया एक। दूसरा तीसरा क्या होगा ऑप्शन, कि अगर किसी चीज को मुड़ना है तो किधर, अंदर की ओर झुकाना पड़ेगा, चाहे रोड झुका दो चाहे खुद को झुका लो। ठीक है, आगे बात करते हैं।
इसमें दिया गया है जैसे एक कण 4 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से घूम रहा है, तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा? तो त्रिज्या दे देगी r बराबर 4 मीटर और v दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछ रहा है? अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? v स्क्वायर अपन r। हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभिकेंद्र त्वरण का, v स्क्वायर अपन r। तो v स्क्वायर का हो गया 10 बटे 10 बटे 4, तो 100 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण है तो मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अब केंद्र त्वरण का फार्मूला लगा दिया, ए बराबर वी स्क्वायर अपन आर। आगे क्या कह रहा है? 2 किलोग्राम भार का पिंड 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 6 मीटर पर सेकंड की चाल से घूमता है, तो अब केंद्र पर कोई दिक्कत नहीं है। एम बराबर कितना दिया गया है? 2 किलोग्राम और 5 त्रिज्या 5 मीटर और वेग क्या इतना दिया गया है? 6 मीटर पर सेकंड। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे अब केंद्र बल। अब केंद्र बल बराबर क्या होता है? फार्मूला एम वी स्क्वायर अपन आर। एम की वैल्यू आ गई 2, वी स्क्वायर 36 और आर की वैल्यू 5। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे कह रहा है आपसे एक कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 50 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर मुड़ती है, तो न्यूनतम घर्षण गुणांक क्या होगा? मैंने पढ़ाया था घर्षण गुणांक का फार्मूला, v बराबर फार्मूला हमने पढ़ा था √μrg, ये पढ़ा था। फार्मूले कुछ ज़्यादा नहीं है, फार्मूले सीधे ये याद रखो, tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपन rg। ठीक है, यही tan थीटा आगे वाले जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बराबर होता है? म्यू बराबर tan थीटा होता है। घर्षण गुणांक जो होता है वो एंगल के बराबर होता है। तो सेम ही है, चाहे यहाँ म्यू लिख दो यही सेम है, इसको इधर आरजी आ जाता है, यहाँ पे म्यू लिख देते हैं, म्यू आरजी हो जाता है, वी बराबर अंडर रूट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही फार्मूला है, याद रखो, ये बराबर tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपन आरजी। अभी क्या दिया गया था इसमें? 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, वी बराबर 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 50 मीटर हो गया और न्यूनतम घर्षण गुणांक पूछा गया, जी बराबर 10 दिया गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देते हैं म्यू बराबर वी स्क्वायर अपन आर जी। बात एक ही, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, बात एक ही है। इसे स्क्वायर करोगे वी स्क्वायर बराबर म्यू आर जी हो जाएगा, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर अपन आर जी। वी स्क्वायर की वैल्यू 20 उड़ते 20 हो गया, आर की वैल्यू हो गई 50 मीटर और जी की वैल्यू 10। ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, 2 दूनी 4, 4/5 यानी 0. इधर बचा 40 हो गया 8, 0.8 आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ फार्मूला नहीं लगाना था, सिंपल सा था, tan थीटा और वी स्क्वायर अपन आर जी होता है, चाहे म्यू बराबर वी स्क्वायर अपन आर जी याद कर लो। ठीक है, म्यू क्या होता है? घर्षण गुणांक होता है, म्यू बराबर tan थीटा होता है, याद रखना। तो रख दिया अपने को, हल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया गया एक कण 5 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, तो उसका कोणीय वेग होगा 5 चक्कर प्रति सेकंड के उससे चल रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा है इसने? कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा पर बराबर क्या होता है? 2πn। n क्या होती है? आवृत्ति होती है। n की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 5 चक्कर प्रति सेकंड, 5 चक्कर प्रति सेकंड। तो n की वैल्यू दी गई है, तो 2π, n की वैल्यू कितनी है? 5, तो कितना आ जाएगा? 10π। ओमेगा बराबर कितना आ गया? 10π रेडियन प्रति सेकंड। ये आ गया आपका कोणीय वेग, क्योंकि n की वैल्यू दी गई, रख दिया। फार्मूला क्या होता है? ओमेगा 2πn होता है। आगे देखते हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्त की त्रिज्या 10 है, तो शीर्ष बिंदु पर न्यूनतम वेग। शीर्ष बिंदु पर न्यूनतम वेग क्या होता है? हमने पढ़ा था, ऊर्ध्वाधर वृत्त कर रहा हो, अंडर रूट का आर जी, अंडर रूट आर की वैल्यू दी गई 10 मीटर और 10 मैं जी की वैल्यू ले लेता हूँ, बाहर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो वी बराबर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। यही अगर निम्नतम, ये कौन से बिंदु पूछा गया था? उच्चतम, ओह सॉरी,
ये गलत निकाल, ये क्या है, उच्चतम बिंदु पर है। अगर क्या इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, न्यूनतम बिंदु पर, न्यूनतम बिंदु पर कितना होता है, 5 RG होता है। इधर √5 लगा दो, √5, और इसका कितना निकल के आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, 10√5 हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, एक कार 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 10 मीटर त्रिज्या की बैंकिंग वाली सड़क पर चलती है, ठीक है। तो सड़क का झुकाव क्या होगा, झुकाव कोण, वही tan थीटा बोल दिया, सीधे लगा दो tan थीटा बराबर 10 मीटर पर सेकंड, 10 गुणित 10 हो गया। R की वैल्यू भी दी थी आपको 10, और G की वैल्यू 10 ले ली, ये खत्म हो गया, कितना आ गया 1, तो थीटा का कितना आ जाएगा 45, क्योंकि ये tan 45 की वैल्यू हो जाएगी, थीटा का कितना आ गया 45। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन थे कि नहीं थे, क्लियर। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस ज़्यादा परेशान नहीं होना, मेरे को समझते जाना है और करते जाना है। आगे क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक सेकेंड, ये हो गया, ये 10 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधकर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से घुमाया जाता है, तो रस्सी पर लगने वाला बल क्या होगा, ठीक है। 10 ग्राम का एक द्रव्यमान, m बराबर कितना दे दिया गया, 10 ग्राम। इसके बाद क्या दिया गया है, रस्सी यानी त्रिज्या होगी उसकी, क्योंकि बोला है कैसे घुमाया जा रहा है बांध के, ऐसे ऐसे, ठीक है। त्रिज्या कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर, और जो इसका वेग है वो दे दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद में क्या पूछा है, रस्सी पर लगने वाला तनाव, तनाव वही बल, अब केंद्र बल के बराबर ही होगा जो तनाव होगा, अब केंद्र बल के बराबर होगा, टी बराबर कितना हो जाएगा F के, अब केंद्र बल के बराबर तनाव mv²/r, m की वैल्यू कितनी है 10, v² की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर अपॉन, नहीं सॉरी 10 ही थी, 10 थी v की वैल्यू, और कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 10 गुणते 100 500, 100 से होगा 10 आ गया, ठीक है, 10 क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ना, जो तनाव लगेगा वही अब केंद्र बल के बराबर होगा, जैसे ऐसे को रस्सी से घुमा रहे हैं, तो जब केंद्र बल लग रहा है वही तनाव है, तो तनाव बराबर क्या हो जाएगा F के, F बराबर कितना हो जाए, अब केंद्र बल क्या होता है mv²/r, m की वैल्यू रख दी 10 ग्राम, v की वैल्यू रख दी 10, और r की वैल्यू रख दी 100। अब इसमें ये दिमाग लगाने वाली बात है कि हमने मात्रक क्यों नहीं चेंज की, यहाँ ग्राम में था, यहाँ सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में क्यों नहीं किया, इसको किलोग्राम में क्यों नहीं किया। इसका रीजन ये है ना करने का, क्योंकि सारे जो मात्रक हैं एक ही पद्धति में, किसमें CTI में, ये ग्राम में है, ये सेंटीमीटर में, इसलिए बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आगे चलते हैं, यदि तनाव 10 न्यूटन से अधिक हो जाए तो एक डोरी टूट जाती है, जो तनाव है वो 10 न्यूटन से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो मान लो ये कोई डोरी है, मान लो कि कोई डोरी है जिसमें जो तनाव है वो सहन करने की क्षमता कितनी है 10 न्यूटन, जैसे ही 10 न्यूटन से ज़्यादा करोगे उसमें बल लगाओगे और टूट जाएगी, ठीक है। मतलब कोई रस्सी है, कोई पतली होती है तो वो कम उठा पाती, कोई मोटी होती है ज़्यादा उठा पाती, तो इसकी जो ताकत उठाने की क्षमता है वो कितनी है 10 न्यूटन है। आगे क्या कह रहा है, 250 ग्राम का द्रव्यमान का एक पत्थर 10 सेंटीमीटर लंबी इस डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार में घुमाया जाता है, तो पहले m बराबर कितना हो गया 250 ग्राम, 250 ग्राम हो गया, और जो पत्थर है उसकी जो चाल दी गई है कितने में 10 सेंटीमीटर पर, नहीं 10 सेंटीमीटर की दूरी, r बराबर दिया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, बांधकर घुमाया जाता है, तो क्षैतिज वृत्ताकार घुमाया जाता है, तो के पूछ रहा है घूर्णन का अधिकतम कोणीय वेग हो सकता है, अधिकतम कोणीय वेग क्या हो सकता है, अधिकतम कोणीय वेग वही हो सकता है ना, उसके बाद तो टूट जाएगी, मतलब कि अधिकतम बल के बराबर जैसे ही बल होगा उतना ही अधिकतम घूम पाएगा, जैसे ही इसके 10 न्यूटन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टूट नहीं जाएगी, तो कोणीय वेग ही नहीं बचेगा। अधिकतम कोणीय वेग क्या होगा, इसके जो इसमें बल है उसके बराबर होगा, टी बराबर कितना होता है F। अब हमें फार्मूला याद है, m r ओमेगा स्क्वायर,
ठीक। अब एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं याद है मान लो, तो पेपर में आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या होता है फार्मूला, एम बी स्क्वायर अपन आर, एक ही फार्मूला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे बता दूंगा। एम वी की जगह लिख सकते हो आर ओमेगा होता है, इतना तो याद ही रहेगा पेपर में, होल स्क्वायर अपॉन आर, एम आर ओ स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से आर घट गया तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया ओमेगा के परपक्ष में। क्लियर हो गया। तो हमारा बल कितना दिया गया था 10, एम की वैल्यू कितनी 250 ग्राम, 250 ग्राम बदल देंगे किसमें, किलोग्राम में। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदल लेंगे, उड़ते ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं, ये 10 से 10 खत्म हो गया, 250 चौको 1000 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये 400, तो ओमेगा का कितना आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। उसने पूछा था कि अधिकतम कोणीय वेग क्या होगा, अधिकतम कोणीय वेग तो वही होगा ना जब तक अधिकतम वो रस्सी सह सकती है, तभी अधिकतम होगा उसका कोणीय वेग उस जगह तक। तो उस जगह पे पहुंचे तो बल कितना दिया है, तो 10 न्यूटन, तनाव या बल बराबर होते हैं तो 10 न्यूटन लिख दिया, इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा दिया, हल कर लिया। ठीक है, अब क्या दिया गया है, M1 एवं M2 द्रव्यमान की दो कारें क्रमशः R1 एवं R2 त्रिज्याओं के वृत्तों में चक्कर लगा रही हैं, जिनकी चालें ऐसी हैं जो समान समय में चक्कर पूरा करती हैं। दोनों कारों की कोणीय चालों का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से समझो। ये मान लो एक कोई पिंड था, यहाँ से एक मान लो ये कोई गोला है, ठीक है, गोले में क्या हुआ है, यहाँ से दो पिंड है, एक M1 द्रव्यमान का है, ठीक, एक M2 का है, एक M2 का है, ये मान लो ये, ठीक है। इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी R1 है, इसकी R2 है, ठीक है। अब क्या दिए, कोणीय चाल क्या होगी अगर वो समान समय ले रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये भी अगर 10 सेकंड में यहाँ घूम के पहुंच जा रहा है, ये भी 10 सेकंड में अगर यहाँ पे घूम के पहुंच जा रहा है, ठीक है, खुद से सोचो तो कोणीय वेग क्या होगा इनका, समान होगा कि अलग अलग होगा, खुद से सोचो। अगर मान लो यहाँ से ये घूम के आ जा रहे हैं, समान समय मतलब यहाँ सोचता हूँ, यहाँ पे थे ये दोनों चलना शुरू किए, यहाँ से यहाँ पे आ गए, ठीक है, समान समय में, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, एक चीज तो पहले तुम्हारा ध्यान समझो, जब इसकी त्रिज्या ज्यादा है तो ये तेज चला होगा यहाँ तक पहुंचने में, और ये यहाँ तक पहुंचने में स्लो चला होगा। समय अगर मान लो दोनों को 10 सेकंड लग रहा है, तो 10 सेकंड में अगर पूरा करना है तो इसके लिए तो दूरी ज़्यादा है ना, ये दूरी ज़्यादा तय करेगा, ये दूरी कम तय करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इनकी रेखीय चाल की बात करूं, कौन सी चाल, रेखीय चाल, रेखीय वेग जो होता है v, वो क्या होगा, असमान होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि M2 वाला जो है वो तेज चला है, M1 वाला धीरे चला है। लेकिन अगर मैं इनके कोणीय वेग की बात करूं, कोणीय वेग की बात करूं तो समान रहता है। समान क्यों रहता है, क्योंकि ये तेज तो चल रहा है, लेकिन जो इसका कोण है, यहाँ से कोण दोनों का सेम है, देखो कोण तो सेम ही बदल रहा ना। अगर 10 सेकंड में ये चल के आया, कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है, ध्यान सुनना, कोणीय वेग क्या होता है, थीटा अपॉन टी है ना, थीटा अपॉन टी होता है। अगर ये 360 डिग्री चल के आया है पूरा एक चक्कर, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, छोटा वाला तो कितना आ गया 36 रेडियन पर सेकंड आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर हो गया, ये हो गया ओमेगा 1 इसके लिए केवल। दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, ये भी तो 360 चला है पूरा, इसके लिए भी कितना हो गया 360, और कितने समय में उसने क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में ध्यान से क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो, समान समय ले रहे हैं, तो ये भी 10 सेकंड लगेगा, तो कितना आ गया 36 रेडियन पर सेकंड। तो हमेशा याद रखना, अगर दो अलग अलग त्रिज्याएं हैं और एक रेखीय एक वृत्ताकार में गति कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है
कि जो कोणीय वेग होता है, अगर समान समयांतराल लिया, दोनों ने समान समयांतराल लिया तो कोणीय वेग क्या होता है, समान होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में क्या लिख देता रेखीय वेग, तो रेखीय वेग भिन्न होता, कभी भी समान नहीं होता। ये याद रखना बहुत अच्छे से कि रेखीय वेग तो असमान रहेगा, लेकिन जो कोणीय वेग है वो समान होता है, क्योंकि कोणीय वेग में फार्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। थीटा 360 इसने भी चला, 360 इसने भी चला, लेकिन समय दोनों ने क्या है, समान लिया है। क्वेश्चन में दिया है समय समान है, तो दोनों का कोणीय वेग क्या होगा, समान आएगा। लेकिन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये अगर रेखीय वेग पूछ देता यहीं पे, एक सेकंड यही बता दे रहा हूँ, अगर इसी क्वेश्चन पूछ देता रेखीय वेग का अनुपात क्या होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ गया होगा ना। ओमेगा और ओमेगा अगर बराबर हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, एक अनुपात एक हो जाएगा। लेकिन अगर रेखीय वेग हो जाता है यहीं पे, तो v1 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी इसने कितनी चली है, पूरी चली दूरी, तो ये पूरी क्या होती है, पूरी परिधि हो जाती है 2πr1 बटे समय, मान लो t लिया है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर समय दिए गया, मान लो इसमें रेखीय वेग पूछता तब v2 बराबर क्या निकालते, 2πr2 अपन t, क्योंकि इसके 2πr हो जाता। परिधि क्या होती है, अगर कोई चीज यहाँ से चलना शुरू करती है तो ये दूरी पूरी कितनी चलेगी, जो इतनी परिधि होगी कितनी होती है, 2πr होता है उसका फार्मूला। तो अगर मैं v1 अनुपात v2 पूछता हूँ तो कितना हो जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, r1 अनुपात r2 हो जाता है। अगर ये क्या पूछता, रेखीय वेग पूछता, और अगर कोणीय वेग पूछ दिया है तो कोणीय वेग क्या होता है, बराबर होता है 1:1 हो जाएगा। अभी दोनों क्लियर हो गए मेरे हिसाब से। रेखीय वेग क्या होगा, r1/r2 हो जाएगा, और जो कोणीय वेग होगा 1:1 हो जाएगा। दोनों फर्क समझ में आया? ये कोण तो दोनों समान चलेंगे अगर समय समान समय पर है, लेकिन जो दूरी है भाई, जो रेखीय वेग होता है उसमें तो दूरी इसको ज्यादा तय करनी है तो ज्यादा तेज चलना पड़ेगा, इसको कम तय करनी है तो कम चलना पड़ेगा तेज। चलो अभी आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, कण का मीटर पर सेकंड में वे क्या होगा। क्वेश्चन ही नहीं पूरा लिखा है, एक सेकंड रुकना। दो परिक्रमण प्रति सेकंड चल रहा है, एक कण जो है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या की, r दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 2 प्रतिक्रमण प्रति सेकंड, मतलब n की वैल्यू दे दी गई है तुम्हें, 2 प्रतिक्रमण मतलब प्रतिक्रमण मतलब चक्कर, 2 प्रतिक्रमण पर सेकंड, तो किसकी पूछी गई है, मीटर पर सेकंड में, मतलब v की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा और कितना होता है, 2πn होता है, 2πn की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 रख दिया, कितना आ गया, 4π आ गया ओमेगा की वैल्यू। और v बराबर कितना होता है, r ओमेगा, r की वैल्यू कितनी दी गई है 25, तो 25/100 हो जाएगा, क्योंकि वो किस में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में। ये इसमें किसमें दिया था, सेंटीमीटर में, इसलिए मीटर बदल लेंगे, उड़ते ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 4π, ठीक है। 25 जो होता है 100, कट गया पाई, वी बराबर कितना आ गया, पाई मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कण का मीटर पर सेकंड में त्वरण पूछा गया था भाई। त्वरण, त्वरण क्या होता है, ए बराबर v² होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने v की वैल्यू निकाल ली है, अब लगा देंगे, पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे v²/r होता है, r की वैल्यू कितनी है 25, फिर 25/100 ले लेंगे, क्योंकि ये किसमें है, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलना है, 100 ऊपर पहुंच गया, 100
पाई स्क्वायर अपन 25, 25 को 100, 4 पाई स्क्वायर ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? उसने क्या पूछा था पहले? उसने पूछा था आपसे 25 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी, उसके बाद एन की वैल्यू दे दी आपको 2। तो हमने पहले ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई। ठीक है, 4 पाई आ गई। हमने इसका वी निकाल लिया, वी बराबर कितना होता है ओमेगा, हमें आर ओमेगा लगा दिया, आर की वैल्यू रख दी, उसको हल कर लिया। अब हमें त्वरण निकालना था, ए बराबर कितना होता है वी स्क्वायर अपन आर, ये हल कर लिया। लेकिन अगर यहीं पे ए बराबर वी स्क्वायर की हम क्या लिख सकते थे? आर ओमेगा लिख सकते थे। ठीक है, आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा तो आर बराबर कितना बचेगा? ए बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे, ये भी सेम ही आता, 25/100। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई का स्क्वायर कितना होता है? 16 पाई स्क्वायर, 25 चौको 100, 4 चौको 16, तब भी 4 पाई का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये निकालने की झंझट नहीं रहती, तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूले ज़्यादा याद मत करो, फार्मूले बस समझो कि वी बराबर आर ओमेगा होता है, ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह लिख दिया हमने, वी की जगह लिख दिया आर ओमेगा, हल कर लिया। ये भी बना सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दिया गया है, समान द्रव्यमान वाले दो कण के अनुसार R1 एवं R3 त्रिज्याओं वाले वृत्ताकार पथों पर समान चाल से गतिशील है, तो उनके अभिकेंद्र बलों का अनुपात क्या होगा? अब केंद्र बल देखो, पहले निकाल लेते हैं। F1 बराबर क्या होता है? mv² अपॉन R1, क्योंकि जो उनके द्रव्यमान है वो भी समान है, मतलब m, दोनों के द्रव्यमान m है और जो चाल है वो भी v समान ही है। F2 का कितना आ जाएगा? mv² अपॉन R2 हो जाएगा। तो F1 बात F2 क्या हो जाएगा? m से m खत्म, v² से v² खत्म, ये क्या ऊपर पहुंच जाएगा R2 अनुपात R1। ठीक है, R2 अनुपात R1 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में काटने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे ऐसे समझ लो। F बराबर क्या होता है? mv² अपॉन R होता है। ये दोनों तो समान ही है, तो कटी जाने, तो F प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? 1 अपॉन R के, मतलब R नीचे रहेगा F1। तो अगर यहाँ पे 1 करूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करूंगा तो यहाँ पे तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब इनको दोनों को अगर बट्टे करते हैं तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो F1 F2 बराबर R2 अपॉन R1। ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी कर लो, कैसे भी। ठीक है, R2 अनुपात R1 हो जाता है।